जय हिंद आप सभी को। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा धरती पर, बस इरादों में गूंज चाहिए। मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के नौजवान छात्रों, जिनका एग्जाम फरवरी के अंदर है, दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी कि होगा क्या। तो होगा वही जो आपके प्रयास के अंदर लिखा होगा, जो आपकी मेहनत के द्वारा लिखा जाएगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, किस्मत कुछ भी नहीं होती है, सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना है और आपके तैयारी को उधार देने के लिए हम आपके साथ आज बेहतरीन सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। इसके अंदर मैथ्स के धमाकेदार 20 प्रश्न हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा के अंदर डायरेक्ट जाके मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। एक एक सवाल को आराम से आप एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले सवाल को देखूंगा, 2-3 सेकंड का आपको टाइम दूंगा ताकि आप खुद से ट्राई करें। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं खुद खड़ा हूं, इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो ये 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है। तो आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कराएंगे। ठीक है, जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है सभी के बीच आप शेयर करेंगे, यह आशा है मेरी आपसे। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर देखना शुरू हो चुका होगा। एक एक सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। इन सवालों को हम यूनिक तरीके से सीखेंगे कि कैसे ये सवाल बहुत आराम से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर परीक्षा में हो जाते हैं। पहला सवाल जो है वो टाइम एंड वर्क का दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। एक बार देखिए, कोशिश करिए। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। आइए हल करते हैं। कह रहा है सवाल के अंदर के बी से 2 गुना कुशल है। 3 लोगों की बात की गई है। तो सबसे पहले हम तीनों का नाम लिखेंगे। कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ए बी सी जो है 3 लोग हैं और इसमें कह रहा है ए बी से 2 गुना कुशल है। कुशल का मतलब समझते हैं दोस्त? कुशल का मतलब होता है उसकी क्षमता, उसकी इफिशियंसी। तो ए बी से 2 गुना कुशल है, गुणा 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। आगे कह रहा है और बी सी से 3 गुना है। बी सी से जो है वो 3 गुना कुशल है, यानी बी की जो क्षमता है वो सी से 3 गुनी है। अब हमसे पूछा है, आगे सवाल के अंदर बहुत कुछ बोला है, लेकिन अब सवाल की पहली लाइन से हमको कुछ ना कुछ मतलब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? ऐसे सवाल जब भी आए तुलनात्मक प्रकार के, चाहे वो रेशियो का सवाल हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क का सवाल हो, क्योंकि रेशियो में भी इस प्रकार से तुलना करके सवाल बनते हैं और टाइम एंड वर्क में भी बनते हैं। तो हमेशा शुरुआत लास्ट से किया जाता है, क्योंकि सी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो सी को क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि सी की क्षमता 1 है। अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 1 का 3 गुना 3, और फिर ए की कितनी हो जाएगी? 3 का डबल होता है 6। तो क्षमता पता चल गई, 6:3:1। आगे क्या कर रहा है? कह रहा है सी अकेले काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए, काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है सी जो है, याद रखिएगा। अब ये जो 30 दिन है ना, ये जो 30 दिन की बात की गई, ये 30 दिन क्या किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। और आगे आपसे पूछा कि एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बड़े ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। यहां पे आपको क्षमता दिया है और लास्ट में यह बोल दिया कि सी काम को 30 दिन में करेगा। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले तीनों का एग्जैक्ट टाइम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि केवल हमको पता है सी का 30 दिन में, बाकी सबका मुझे नहीं पता है। मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि क्षमता के ठीक उल्टा, ठीक अपोजिट होता है समय। एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो। तो अगर क्षमता से समय की तरफ चलेंगे तो हमको करना पड़ेगा उल्टा, रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स करने के लिए हम आप लिख सकते हैं 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/1। और फाइनली 6, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 18। और यहां से आप डिवाइड करिए, 36 18, 3 × 3 और 3 × 18, 6 × 6 और 1 से 18, 18 बार में कट जाएगा। फाइनली आप देख सकते हैं कि 3:6:18 का जो है ये आपका निकल के आया है। इसको और अगर छोटा कर लें हम तो कह सकते हैं 1:2:6। 1:2:6 ये पता चला हमको एबीसी के टाइम का रेशियो, कि ए को अगर 1 यूनिट लगेगा तो बी को 2 यूनिट लगने वाला है और सी को 6 यूनिट टाइम लगेगा। और जो सी का टाइम है वो 30 दिन का है। 6 का मान अगर 30 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5,
और इस हिसाब से हम बी का कह सकते हैं कि अगर बी का 2 यूनिट है तो इसको लगेगा 10 दिन और इसको लगेगा 5 दिन। तो तीनों को अलग अलग जो है हमको पता चला कि 5 दिन, 10 दिन और 30 दिन में इस काम को कर सकते हैं। अब प्रश्न के अंदर क्या बोला है? प्रश्न के अंदर बोला कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो अब इस तरीके के सवाल बहुत आसान होते हैं जब आपको इंडिविजुअल पता हो कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में। इसके लिए हम कौन सा तरीका लगाते हैं दोस्त? तो इसके लिए हम लोग तरीका लगाते हैं एलसीएम मेथड का। 5, 10 और 30, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। 5 6 के 30, 10 यानी 30 और 30 से करो 30। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि तीनों मिल जाएगा तो 6, 3 और 1 10, तीनों की क्षमता हो जाएगी 10 और 30 काम कराने हैं। 30 काम अगर हमको 10 क्षमता के साथ कराना हो तो टाइम टोटल कितना लग जाएगा दोस्त? 3 दिन। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3 दिन। ये आपके विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। मुझे आशा है ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरीके का सवाल बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। मोस्ट बार रिपीटेड है, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है। बड़े ध्यान से इसको आप समझिएगा। मैं दोबारा से समझा दे रहा हूं। क्षमता दिया था, अब हमको डायरेक्टली समय की बात करने लगा तो क्षमता का ठीक विपरीत समय होता है। उल्टा करने के लिए रेशियो का हमने ऊपर लिखा 1, क्योंकि 1/, में जब किसी चीज को हम लिखते हैं तो वो अपने आप रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके हिसाब से हमने समय का रेशियो निकाल दिया। हमको इंडिविजुअल टाइम निकालने में चुटकी भर का टाइम नहीं लगा, क्योंकि सी का टाइम मुझे पता था 30 दिन। इंडिविजुअल अलग अलग टाइम निकल गया। अब पूछा था तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5 6 के 30, 10 यानी 30, 30 से कलम 30, तीनों मिल गए। तो तीनों की क्षमताओं को मिलाया हमने, 6 3 9 1 10, 10 से 30 में भाग लगाया, उत्तर क्या आया? 3। मेरे ख्याल से सवाल बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर घुस गया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा, उस सवाल को भी आप देखेंगे। बड़ा बेसिक सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है दोस्त। और अगर कहीं कोई मिस्टेक अगर हमसे हो जाए बताने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम जरूर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहता है कि सर ये प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 व्यक्ति उसे कितने दिनों में बनाएंगे? बहुत आसान सवाल है दोस्त। 16 व्यक्ति 15 दिन में, 16 व्यक्ति जो है, 16 आदमी 15 दिन में बना सकते हैं। तो कह रहा है 8 आदमी जो है, मैंस की संख्या 8 है, तो कितने दिन का टाइम लेंगे? अब इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, कि मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज। तो 16 आदमी 15 दिन, तो 16 गुणे 15 बराबर 8 गुणे दिन की संख्या नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? x। अब यहां से आप निकाल सकते हैं 16 गुणे 15 बटे 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, 15 दूनी 30 दिन। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्त 30 दिन का टाइम लगने वाला है। मेरे ख्याल से सवाल बहुत बेसिक था, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार हल करने की उसको कोशिश करिए। जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए सवाल हैं। अब अगला सवाल परसेंटेज का दिखाई दे रहा है, बहुत बेसिक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए एक 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है। देखिए, हम पिछले सेशन के अंदर एक परसेंटेज का स्पेशल सेशन लिया था और उसमें हमने बताया था कि इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए पास बराबर पास वाले ट्रिक को हल करते हैं, उसी माध्यम से हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक विद्यार्थी फेल हो रहा होता है और एक विद्यार्थी पास हो रहा होता है तो हम दोनों को बराबर स्टैंडर्ड पे रखते हैं, यानी जो फेल हो रहा है उसको नंबर देकर पास करा देंगे और जो बहुत मेरिट में ऊपर जा रहा है उसका नंबर हटा के भी उसको केवल पास वाले लेवल तक ही छोड़ देंगे, यानी कोई न फेल होगा और न कोई मेरिट में बहुत ऊपर नंबर तक जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं पास बराबर पास ट्रिक। बहुत बेसिक है, बहुत आसान तरीके से हम हल कर लेते हैं। इस तरीके से 67% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है। ए एक है और अगला व्यक्ति है बी, तो 67% ए जो है वो पाया है और 67% पा करके उत्तीर्ण अंकों की तुलना से 192 अंक अधिक पा गया। हमने कहा जो पासिंग मार्क से ज्यादा पाएगा उसका नंबर हम घटा देते हैं। इस ट्रिक का जब प्रयोग करेंगे तो -192 हो जाएगा बराबर। आगे कह रहा है कि 27% अंक प्राप्त किया, 27% अंक प्राप्त किया और 48 अंकों से फेल हो गया। अभी हमने कहा कि जो फेल होगा उसको हम पास कराएंगे, और पास कैसे कराएंगे? जितने नंबर से फेल हुआ है उतना नंबर उसको जब दे देंगे तो बेचारा पास हो जाएगा। उत्तीर्ण होने योग्य अंक पूछ रहा है कि पासिंग नंबर क्या है। पासिंग नंबर क्या है बिल्कुल आराम से हम बता सकते हैं दोस्त। यहां से इसको अगर पक्षांतर करें, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज घटेगा, 67 से 27 घटा देंगे तो आ जाएगा 40%।
40% इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 192, जब जाके उधर ऐड होगा तो 48 में अगर 192 ऐड करेंगे दोस्त तो हो जाएगा 240। 40% जो है वो 240 को डिनोट कर रहा है। 1% जो है अगर 40 से भाग लगाएंगे 240 में तो आएगा 6 अंक के बराबर। आपसे पूछा है कि पासिंग अंक क्या है, कितने नंबर में पासिंग है, तो आप बिल्कुल जहां से इच्छा हो, क्योंकि आप बाएं साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर वैल्यू रखें 1% 6 अंक के बराबर तो यहां से भी पासिंग निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, आपकी जहां से इच्छा। चलो मेरा इच्छा है कि हम राइट हैंड साइड में रख के पासिंग मार्क्स निकाल लें। मार्क्स पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। अगर परसेंटेज पूछता तो उसको भी हम बता रहे हैं, अभी पासिंग मार्क्स पूछा है तो उसके लिए हम बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा। 27% है और आपको अंक बताना है, तो अंक में बताना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को अंक में चेंज करना पड़ेगा। 1% अगर 6 अंक के बराबर है, 27% दोस्त कितने अंक के बराबर हो जाएगा, 27 गुणा 6 प्लस में 48। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 20 छके 120 प्लस 7 छके 42, 120 और 42 होते हैं दोस्त 162 और प्लस में 48। फाइनली बता सकते हैं कि 210 अंक पे क्या है, पासिंग है। तो अगर हमसे पूछा कि पासिंग मार्क्स क्या है तो हमने बिल्कुल आसानी से बता दिया 210। अगर ये पूछता कि पासिंग परसेंटेज क्या है तो बिल्कुल आराम से बता सकते थे हम कि 1% अगर 6 अंक के बराबर है तो 6 अंक भी तो 1% के बराबर होगा। अगर a बराबर b है तो b बराबर a होगा। 1% अगर 6 अंक के बराबर है तो 6 अंक भी 1% के बराबर होगा। 48 अंक 8% के बराबर हो जाता, 27 और 8 35% हम मार्क्स बता देते कि 35% के पासिंग मार्क्स है। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आप फ्री है इस चीज के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल भी आपको परसेंटेज का दिखाई दे रहा है और ये परसेंटेज का सवाल भी चुनाव वाले प्रश्न है। अभी दोस्त ये जो परसेंटेज का सवाल बताए हैं ये परीक्षा के अंदर कम से कम 50 बार रिपीटेड है, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। इस सवाल को कंठस्थ करके जाइएगा। 99.99% चांस है कि परसेंटेज का ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आ जाए, जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, उम्मीदवार किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है वो दूसरे उम्मीदवार, तो मान लीजिए एक उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार हैं, तो कोई चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर दो उम्मीदवार हैं, तो पहले उम्मीदवार का नाम हम अपने तरफ से दे देते हैं ए और दूसरे उम्मीदवार का नाम देते हैं बी। पहला उम्मीदवार जिसको 57% वोट मिला, पहले उम्मीदवार को 57% वोट मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को आप बता सकते हैं कितना मिला होगा। अगर एक भी वोट फॉल्स नहीं है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 57 इसको मिल गया तो बाकी बचा किसको मिला होगा, बी को, और इसको मिला होगा 43%। क्लियर होगी बात? आगे कह रहा है कि वो 6524 वोटों से हरा देता है। तो अब जीत और हार का निर्णय हमने अब पिछले सेशन के अंदर परसेंटेज के अंदर बताया था कि जीत हार का निर्णय होता है वोट के गैप से। वोट का गैप कितने का है, 14%। 14% डिनोट कर देगा 656524 को। अब आपसे पूछा है सवाल के अंदर कि हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हारा हुआ उम्मीदवार कौन है, 43 वाला है। 43 की वैल्यू आपको पता करनी है। अब बिल्कुल आराम से बता सकते हैं दोस्त, कैलकुलेशन है, छोटी सी कैलकुलेशन है। 6524 बटे में 14 गुणे में 43 आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14 चौके 56, यहाँ पे बचे आएगा आपका 9 और 2 92 होता है, तो 14 छके 84 बस जाएगा, फिर 8 और 14 छके 84, 466 का गुणा 43 में कर लेंगे और जब आप करेंगे इसका गुणा तो जो भी आएगा वो आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेन टारगेट था कि सवाल करेंगे कैसे, तो सवाल के करने का तरीका आपको पता चल गया कि दो उम्मीदवार हों, जीत हार वाले प्रश्न आ जाए, अगर एक भी वोट इनवैलिड नहीं है तो सवाल इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आने का इंतजार कर रहा है। एक एक सवाल बहुत सुंदर सुंदर सवाल है और सुंदर सवालों को आप सुंदर तरीके से समझ भी रहे हैं। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि आपको ना समझ में आए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने के लिए बिल्कुल तैयार है और आ चुका है। कह रहा है अब ये सवाल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये भी परीक्षा के अंदर दोस्त कम से कम 50 बार पूछा गया है। इसके भी आने की संभावना 99% है। इसको नोट करके रखिएगा आप कि जितने भी पढ़ा रहे हैं सवाल, इन सारे सवालों की पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक 99 रुपया बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। अब याद रखिएगा, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक जगह X% का लॉस है और एक जगह X% का प्रॉफिट है, अगर दो वस्तुओं का एसपी समान है, दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य प्रश्न के अंदर समान कहीं भी दे दिया, दो वस्तुओं का अगर एसपी समान है, एसपी है ना, सेलिंग प्राइस समान है,
और आपसे अगर कहा कि एक जगह आपको x% का लाभ है और एक जगह x% की हानि है, तो इसके लिए हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा, -x/100 का होल स्क्वायर। माइनस से में दर्शाता है कि हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। तो 10% अब यहाँ पे दिया है, x की जो वैल्यू है वो 10% है। आप 10 का स्क्वायर कर देंगे, अगर 10% है ना, प्रश्न के अंदर कितना दिया गया है, हाँ जी 10% ही दिया गया है, तो 10/100 का होल स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, x/100 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई लिखने के अंदर, जरूर मुझसे मिस्टेक हो गई है। इसका होता है -x/100 और यहाँ पे x का स्क्वायर होता है। तो x की यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 10, तो -10 का स्क्वायर कर देंगे और बटे 100 है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, -1%। तो यहाँ लॉस कितना होगा, -1%। जब भी दो वस्तुओं का सेम प्राइस, विक्रय मूल्य समान हो और एक जगह x% का लाभ और दूसरी जगह x% की हानि हो रही हो, तो उस केस में हमेशा और हमेशा -x/100% का लॉस होता है। -x का स्क्वायर बटे 100% का हमेशा लॉस होता है। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x + y + x × y अपॉन में 100। बस ये यहीं से आ गया है। आप अगर इसको चाहे इस तरीके से कि नहीं सर हम इस तरीके से नहीं समझना चाहते हैं, इस तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप यहां भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले बार 10% का प्रॉफिट है तो आप लिखते +10 और दूसरे बार 10% का लॉस है तो -10 माइनस, अब x × y करेंगे तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 10 × 10 बटे में 100। यहां से भी इस बात का जवाब मिल सकता है -1%। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आया होगा, यहीं से ये फॉर्मूला बना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ना वो बहुत अच्छा है और बहुत शानदार है। ये सवाल भी जितने भी हम बता रहे हैं नहीं, आज के सेशन के अंदर जितने भी सवाल हैं ये परीक्षाओं के अंदर कम से कम 50 बार पूछे गए हैं। आप जाके उठाकर देख लीजिएगा, ये या तो एसएससी के अंदर पूछा, रेलवे के अंदर पूछा, बैंकिंग के अंदर पूछा, हर जगह पूछा। भारत की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जहां ये सवाल रिपीट ना हुए हों, इसलिए इनकी पूरी संभावना इस बार भी है। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में प्रत्येक 1200 रुपया बेचा, पहली साइकिल पर उसे 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि हुई, दोनों को मिलाकर उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। अब रुपया का लाभ यहां पूछा है, रुपए का लाभ, अभी परसेंटेज का पूछता। देखिए दोस्त, दो वस्तुओं का अगर सेलिंग प्राइस समान है, विक्रय मूल्य समान है, और आपसे अगर पूछे कि कितने % का लाभ हानि हुआ, जैसे कि पिछले केस के अंदर था, विक्रय मूल्य समान था, पहली बार x% का लाभ, दूसरी बार x% की हानि थी, तो वहां पे हमने फॉर्मूला बताया कि -x/(x² / 100) लगा दीजिएगा, या फिर x + y + x × y बटे 100 लगा दीजिएगा। लेकिन जब रुपया में पूछ लेता है वही चीज ना, कि सेलिंग प्राइस समान दे दिया और पहली बार बोला x% का लॉस है, दूसरी बार बोला x% का प्रॉफिट है, और पूछता है कि रुपए में कितना % का लाभ या हानि हुआ, तो वहां बच्चा निश्चित रूप से कंफ्यूज होता है और डिफरेंट तरीकों पे चलता है। तो देखिएगा, परीक्षा के अंदर, परीक्षा हॉल के अंदर जाने से पहले कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए जो आपको रिपीटेड और दिमाग के अंदर कंठस्थ होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर 1-1 सेकंड की वैल्यू है। तो इस तरीके के सवालों को आप एक जबरदस्त तरीके से भी सीखेंगे। ये इतना यूनिक तरीका है कि अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो मात्र 2 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 सेकंड के अंदर सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। चलिए देखते हैं सवाल को, एक बार पढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है, देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बोला कि 1200 रुपया जो है, 2 साइकिल में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, ठीक है, 1200 रुपया बेचा, और आपसे पूछा है कि दोनों पर कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो एक चीज हम बता दे रहे हैं, ऐसे सवाल के लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, हमेशा के लिए मैं बता रहा हूं, 2 × विक्रय मूल्य, 2 × विक्रय मूल्य। अब आपके सवाल के अंदर हानि है या लाभ, ये बताइए। तो आपको है हानि, ठीक है जी, हानि है, तो यहां पे हम लिखेंगे 100 बटे, ये हानि परसेंटेज है, इसका कर देंगे आप स्क्वायर और माइनस का 1। अगर इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं तो जहां दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक जगह x% का लाभ, एक जगह x% की हानि है, तो आप वहां कुल कितने रुपए का लाभ या हानि है चुटकियों में बता सकते हैं, जैसे इस सवाल के अंदर है। देखिए बिल्कुल बताया गया, 1200 रुपया बेचा है तो विक्रय मूल्य है 1200। चलिए हम ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखना है 2 × 12 100, 1200 हो गया बटे, अब यहाँ पे लिखेंगे 100 बटा, अब हानि परसेंटेज कितने की है, तो यहाँ पे हानि है 25% की, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 और टोटल का स्क्वायर और -1। अभी 1 सेकंड के अंदर आ गया, देखिए कैसे,
12 दूनी 2400, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, 25 चौके हो जाएगा 100, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 16, 16 में से एक जाएगा 15, 15 से अब 2400 में भाग लगा दीजिए, आ जाएगा उत्तर 160, 160। मुझे पता चला कि 160 रुपए का नुकसान हुआ। कोई रेशियो मेथड नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई सक्सेसिव नहीं, कुछ नहीं, मात्र 2 सेकंड का इस फार्मूले को हमेशा याद करके रखेंगे, 2 इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 बटे हानि परसेंट का इसका स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया? तो इस फार्मूले को अगर ध्यान में रखेंगे तो विक्रय मूल्य समान रहेगा, तो आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है और आ भी चुका है। चलिए देखिए उस सवाल को, देखिए उस सवाल को देखने की कोशिश करें। ये सवाल जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत बेसिक प्रश्न है। कह रहा है अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240, 2 साल बाद जो है वो 240 हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वो धनराशि शुरुआत में नहीं पता है तो वो धनराशि में मान लेंगे P, और P जो धनराशि है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल। ये 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है दोस्त? 2 वर्ष बाद हो गया 240। अच्छा, आगे की लाइन बड़े ध्यान से पढ़ने लायक है, क्योंकि अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़े तो आपका हो जाएगा एक्सीडेंट, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे और सवाल गलत करके चले आएंगे, परीक्षा के अंदर मिलेगा 0 मार्क्स। 0 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, माइनस में जाएंगे। आगे कह रहा है कि तथा 3 साल तक उसने और इंतजार किया, तो +3 और 3 वर्ष और आगे बढ़ जाएंगे आप, और इसके बाद से हुआ क्या कि 420 रुपए प्राप्त किए, 420 रुपया, ठीक है ना। और अंत में 420 रुपया ब्याज मिला। ये देखिए 2 वर्ष का ब्याज है, मैं इसको दोबारा से लिख के समझा रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो। यहाँ पे 2 वर्ष में धनराशि 240 हो गई, और 3 वर्ष और अगर वो इंतजार कर रहा है, यहाँ पे अगर हम पूरा स्पष्ट रूप से कहें कि 2 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो गई 240। अच्छा, 3 वर्ष तक और उसने अगर इंतजार किया, 3 वर्ष तक और उसने इंतजार किया, तो 3 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है सवाल के अंदर, 3 साल उसने और इंतजार किया, तो अंत में उसे क्या मिला 420 रुपया मिलेगा, मिल गया, ठीक है। तो कह रहा है आरंभ में उसने निवेश की गई मूल राशि क्या थी। तो एक बात बताइए आपको, एक बात बताइए, चलिए यहीं से ऊपर वाले ही तीर से ही क्लियर कर लेते हैं, इसको लिखने की दोबारा से आवश्यकता नहीं है। सुनिएगा, 3 वर्ष के दौरान कितना बढ़ गया? 3 वर्ष के दौरान धनराशि टोटल 180 रुपये बढ़ी है, बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है? अगर 3 वर्ष के अंदर 180 रुपये बढ़ी है, तो साधारण ब्याज की एक परिभाषा होती है। जब साधारण ब्याज में हम दर की परिभाषा पढ़ते हैं कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। यानी 3 साल में अगर 180 रुपया ब्याज मिला है, तो प्रत्येक साल कितना ब्याज मिला होगा? प्रत्येक साल 60 रुपये का ब्याज मिला होगा। साधारण ब्याज की सबसे खास बात यह है कि साधारण ब्याज में एक बार जितना ब्याज मिल जाता है ना, उतना ही ब्याज आजीवन मिलता रहता है। अगर 60 रुपया मिल गया तो 60 रुपया आजीवन मिलता रहेगा। क्लियर हुई बात? तो अगर यहाँ 3 साल में 180 मिला तो हर साल 60 रुपये मिला। अगर हर साल 60 रुपये का ब्याज मिला है और हमसे यहाँ से पूछा है कि मूलधन क्या है, तो बिल्कुल आराम से इस चीज को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं दोस्त? क्योंकि यहाँ 2 साल बाद 240 हुआ है और मूलधन ही हमसे पूछा है, तो अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं तो हम मूलधन के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि 3 वर्ष में अगर 180 हुआ है तो हर साल हमको 60 रुपये ब्याज मिला है। तो 60 के हिसाब से अगर 2 साल पीछे चले जाएंगे, 120 रुपया जो है, 120 रुपया अगर माइनस करते हैं तो मुझे पता चलेगा वो मूलधन कितना था, वो धनराशि कितनी थी, 120 रुपया। क्लियर हो गई बात? बहुत बेसिक सवाल है, ये सब के सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सबके सब रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि X का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज है देता है और 4 साल के अंतर से 21,000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो X का मूल्य क्या था? कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, बहुत आसान, बहुत आसान। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 10% आपको दिया गया है दर। क्या दिया गया? 10% दे दिया गया कि 10% की दर है, ठीक है। अच्छा, साधारण ब्याज की दर है और 4 साल के अंतरों से 21,000 मिल जाता है। तो 4 साल बाद कुछ पैसा मान लीजिए आपने बैंक में जमा किया किसी डेट पे, और 4 साल बाद आप उसको निकालने गए, तो जो पैसा हम शुरुआत में जमा करते हैं उसे कहते हैं मूलधन। और मूलधन के अंदर जब हम कुछ टाइम तक इंतजार करते हैं तो बैंक हमको क्या करता है, कुछ ब्याज देता है। तो हमारे मूलधन के अंदर जब ब्याज जुड़ जाता है तो जो धनराशि मिलती है उसे हम कहते हैं मिश्र धन। और इसके लिए बहुत खूबसूरत फॉर्मूला बनता है साधारण ब्याज के अंदर कि 100 + R × T बराबर मिश्र धन।
आर इंटू टी का मतलब आर माने होता है दर और टी का मतलब होता है समय। आपके प्रश्न के अंदर यहाँ पे दिया है मिस्टर धर। अब आप पूछेंगे 100 क्या है, तो 100 है आपका मूलधन। हम ये मान लेते हैं कि 100 मूलधन रहा होगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए कि भाई इतना परसेंट के हिसाब से इतना साल तक हम इंतजार किए और फाइनल में जाके इतना रुपया निकाल लिए, तो शुरुआत में हम कितना जमा किए थे, यानी हमारा प्रिंसिपल क्या था, मूल राशि क्या थी, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 100 प्लस आर इंटू टी बराबर मिश्र धन। अब सवाल के अंदर दिया है स्पष्ट रूप से मूलधन तो हम अपने तरफ से 100 माने हैं, दर दिया है 10% और टाइम दिया है 4 साल बराबर 21,000 रुपया। तो 100 10 गुणा 40 140, 140 जो है 21,000 को डिनोट कर रहा है। 140 21,000 को डिनोट कर रहा है। 10 से 10 कैंसिल आउट। पहले आप 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 2100 बटे में 14, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21। 2 से अगर 300 भाग लाएंगे तो आ जाएगा 150। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150। आपसे पूछा है मूलधन, 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है दोस्त, तो क्या करेंगे 100 गुणा में 150 कर देंगे और 100 गुणा 150 जैसे ही करेंगे सवाल का जवाब मिल जाएगा 15,000। और धनराशि कितने की थी, 15,000 की थी। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम समझाएं और आपको न समझ में आए। और अगर यहां नहीं समझ में आया तो मैं गारंटी देता हूं कहीं नहीं समझ में आएगा। इस बात की फुल गारंटी है, क्योंकि मैं बार बार एक एक चीज को कई बार रिपीट कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आई तो चुपचाप हाथ पे हाथ रख करके बैठना नहीं है दोस्त। एकदम जितने भी आपके पास ग्रुप है सब जगह फैला दीजिए, अपने दोस्तों से जबरदस्ती सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यह चैनल मैं गारंटी देता हूं आपकी भविष्य बदलने की ताकत रखता है। ये उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं जो परीक्षाओं के अंदर बार बार रिपीटेड है। और यह इतिहास गवाह है दोस्त कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मेन जड़ है वो प्रीवियस एग्जाम पे डिपेंड करता है कि प्रीवियस के अंदर क्या पूछे गए, क्योंकि किसी भी परीक्षा के अंदर 80 से 90% प्रश्न प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने डिस्कस करना है, इसलिए हम कह रहे हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। कह रहा है हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या होगी? तो सुनिएगा 16,000, अभी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए की धनराशि है? तो 16,000 रुपए का निवेश करता है। क्लियर हुई बात? आगे कह रहा है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 3 वर्ष के अंत में। अब थोड़ा ऐसे सवालों के लिए आप विकल्प में भी ध्यान देंगे, विकल्प आपके सामने हम लिख रहे हैं। और विकल्प जब आपके सामने लिख रहे हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब है, तभी तो लिख रहे हैं, ऐसे तो लिख नहीं रहे हैं। तो इस विकल्प का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए 16,000 रुपए की धनराशि है और 10% की दर से 3 वर्ष के बाद के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस चीज को, अगर 10% के हिसाब से धनराशि बढ़ने लगी तो 10% का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज दिया जाता है, और इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों के अंदर हम लोग सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सक्सेसिव क्या है? सक्सेसिव कुछ है नहीं, सक्सेसिव कहता है परसेंटेज का मतलब होता है 100 और 10% अगर ब्याज है तो 110 हो जाएगा। और ऐसा ही कितने साल तक? 3 साल तक। ऐसा ही 3 साल तक आप करिए, चुपचाप सवाल का उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। 3 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो और कैंसिल हो गया, ऊपर 3 जीरो भी और दिखाई दे रहा है तो 3 जीरो ये और ये आपका 3 जीरो ये भी कैंसिल आउट हो गया, नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा है 16 गुणे 11 का गुणा 11 में कर रहे हैं, 3 बार करेंगे तो 1331 आ जाएगा। अब 1331 का गुणा दोस्त कर देना है 16 के अंदर। क्लियर होगी बात? 1331 का गुणा अगर 16 के अंदर आप करेंगे तो जो भी सवाल का जवाब होगा वो अपने आप आपके सामने होगा। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आगे करना क्या है। अब जब इतने बड़े कैलकुलेशन आपके सामने होना, बड़ा कैलकुलेशन टाइम लग सकता है, तो सबसे पहला काम इकाई अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका इकाई अंक 6 है और इसका इकाई अंक 1 है, पूरा गुणा करने नहीं बैठेंगे, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा? 6। यानी आखिरी इकाई अंक जो है, लास्ट का डिजिट है वो 6 होना चाहिए। यहाँ पे 0 है, ये नहीं हो सकता है, ये 0 है, ये नहीं हो सकता है। अब इन दो विकल्पों में कौन होगा? अब हम अगला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसका हम नाम देते हैं डीएस का कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन के लिए रामबाण है, कुछ भी नहीं करना होता है इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन के अंदर। अंकों को जोड़िए, डीएस का मतलब होता है डिजिट सम, और डिजिट सम के अंदर क्या होता है? अंकों को जोड़ लिया जाता है। 1 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, और 1 और 3 4, 4 3 7 और 7 1 8। फाइनली अगर बात करेंगे तो 17 बटे 56 हो जाएगा। 56 के अंकों का योग अगर हम देखें तो 5 6 11 और 11 का मतलब हो जाएगा 2। 2 जो है वो डीएस किसके अंदर दिखाई दे रहा है? 2 1 3 2 5 और 5 6 11 और 9 20 यहां दिखाई दिया। 2 3 5 5 2
7 7 9 16, 16 6 22, 22 का अंकों का योग आ गया 4। ये हो गया गलत और ये हो गया सही। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा। ये डीएस का कॉन्सेप्ट अगर आपके मन के अंदर आ रहा होगा सर ये क्या करती है, इतनी बड़ी संख्या और इतना छोटा वैल्यू, तो ये है दोस्त एक जादू। और इस जादू को देखना चाहते हैं तो ये जादुई ट्रिक भी आपके सामने इसी चरण पर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं अपना मोटा मोटी समझा देता हूं। डीएस के अंदर क्या होता है कि जो बड़े अंक होते हैं उनको आपस के अंदर जोड़कर इकाई अंक के रूप में लेकर आया जाता है, ताकि वो बड़े अंक जो भूत से बहुत डरावने दिख रहे हैं वो छोटे हो जाएं, और छोटे हो जाएं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो जो बहुत बड़े अंक हैं उसको आपस में जोड़ करके और इकाई अंक में लेकर आया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 और 6 7 इकाई अंक में आ गया। यहाँ देखिए 1 3 4 3 7 1 8 इकाई अंक में आ गया। अब जो गुणा का चिन्ह थोड़ा ना बदलेगा, 7/56 हुआ, लेकिन अभी इकाई अंक में नहीं आया, क्योंकि डीएस का कॉन्सेप्ट जब इकाई हम लगाते हैं अंकों के योग वाला, तो उसमें हम लोग तब तक जोड़ते रहते हैं जब इकाई अंक में ना आ जाए, क्योंकि एक अंक से आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे अंक आ जाते हैं, बड़े बड़े अंक आते हैं तो वहीं से डर लगता है, और उसी चीज को ये कम करता है। तो 5 6 11 11 के अंकों का योग 2। अब हमने क्या किया कि किस विकल्प के सभी अंकों को जोड़कर और इकाई अंक मिलाने पर 2 मिल जा रहा है। तो देखिए यहाँ मिल रहा है 2 1 3 2 5 5 9 14 14 6 20। अब 20 को अगर देखेंगे तो हमने कहा कि डीएस का कॉन्सेप्ट कहता है इकाई अंक में आना चाहिए, तो 2 और 0 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 यहाँ पे आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर हुई बात। ये कैलकुलेशन के कुछ बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जिसको आपको जरूर समझना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इतना लंबा कैलकुलेशन आप करा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी वाला कोई ट्रिक नहीं है क्या? चलिए जल्दी वाला भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 16,000 की धनराशि थी और 10% के हिसाब से 3 साल का चूंकि ब्याज था यहाँ पे, तो 10% के हिसाब से 3 साल का मुझे याद है 33.11% ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो 16,000 का 33.11% निकाल देंगे तो ये ब्याज हमारा 5,000 के कुछ समथिंग आ जाएगा, 5,000 प्लस कुछ आएगा, और 16,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो लगभग 21,000 से कुछ ज्यादा यहाँ पे दिया है, बाकी किसी विकल्प में नहीं। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, आपको वरना समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम समझाएंगे जब पार्टिकुलरली एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है। अगला कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए राशि 2 वर्षों में 1600, 3 वर्षों में 1680 हो जाती है, ब्याज की दर कितनी है? सुनिएगा, धनराशि है कोई पी मान लेते हैं, और 2 वर्ष जब बीता तो वो हो गई 1600, और 3 वर्ष जब बीता यानी अभी 1 साल और बीत गया, जब 3 वर्ष का यहाँ 3 मत लिख लीजिएगा, क्योंकि 3 वर्ष शुरुआत से गिनती होगी। यहाँ पे कहता है 3 और वर्ष, तब यहाँ पे 3 लिखते, ऐसा एक सवाल में था। 3 वर्ष का रहा है तो शुरुआत से ही गिनेंगे, 2 वर्ष से हो गया, 1 वर्ष और बचा, तो यहाँ पे हो गया 1680। और आपसे पूछा है कि ब्याज की दर की गणना करें। बहुत आसान सवाल है दोस्त। 1600 से 1680 हो गए तो 80 रुपए का ब्याज मिल गया किस पे? 1600 रुपए पे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100 कर देंगे, डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1680 5 बार में 5%। सवाल का राइट जवाब होगा। दर अगर पूछा है तो ये 5% होगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब अगला प्रश्न जो है वो रेशियो का है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर इसमें कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। लिखिए, देखिए क्या कह रहा है। 1144 रुपया, अब इसको बांटा गया, किस हिसाब से बांटा गया? तो कह रहा है 3:2:1 के रेशियो में बांटा गया। कितने लोगों में? तो कह रहा है कि 2 पुरुष थे और उसके बाद से 6 महिलाएं थी और उसके बाद से 8 लड़के थे। ठीक है जी। और इस हिसाब से कह रहा है 1144 रुपये को बांटा गया है, 1144 टोटल की धनराशि है, और आपसे पूछ रहा है कि एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 पुरुष हैं और प्रत्येक पुरुष को 3 यूनिट मिलता है, 3 यूनिट धनराशि मिली, क्योंकि ये प्रत्येक को मिलने वाली धनराशि का अनुपात दिया है कि भाई पुरुष को इतना, महिला को इतना, लड़के को इतना, प्रत्येक को मिलने वाली धनराशि का अनुपात दिया है, यानी प्रत्येक पुरुष को 3 मिलेगा। अगर प्रत्येक पुरुष को 3 मिलेगा और 2 पुरुष हो तो टोटल कितना मिल जाएगा? 3 दूनी 6 यूनिट मिलेगा, यूनिट में आएगा ये। अगर प्रत्येक महिला को 2 रुपया मिल रहा है, 6 महिलाएं हैं तो कितना मिल जाएगा? 12। और प्रत्येक लड़के को अगर 1 यूनिट मिल रहा है और 8 लड़के हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 रुपये। भाई प्रत्येक लड़के को 1 रुपया मिला, 1 यूनिट मिला, 8 लड़के हो तो 8 रुपया मिल जाएगा। यही जो है वो 1144 को दर्शा रहा है। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक पुरुष को कितना मिला होगा, अभी निकाल लेते हैं। 3 यूनिट का हमारे पूछा है। 12 6 18, 18 और 8 कितना हो जाता है? 26।
26 यूनिट की वैल्यू 1144 हो गई। तो सबसे पहले आप 1 यूनिट का मान निकालिए, 1144 बटे में 26 डायरेक्टली काटेंगे तो 26 चौके होता है 104, बचेगा 10, फिर 0 104, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 44। आपसे पूछा है कि प्रत्येक पुरुष को कितना मिला, तो प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली धनराशि है 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 44 गुणे 3 बराबर 132। मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ी सी भी डाउट की बात नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है, ये बहुत आसान सवाल है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, एक बार कोशिश करिए इस सवाल को भी हल करने की। क्या कह रहा है, कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच की संख्या का अनुपात दिया है, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, इसका अनुपात दिया 21:22। आगे क्या कहा कि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, यहाँ पे प्लस 20% बढ़ गया, और आगे यहाँ पे बोल रहा है कि महिलाओं के अंदर कितने की वृद्धि हो गई, तो प्लस 30% की वृद्धि हुई है। आपसे पूछा है कि कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का नया अनुपात क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जब भी इस तरीके का रेशियो में सवाल देता है ना, और वहां से परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए कहता है, तो बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि इसका तो आप वैल्यू दशमलव में आएगा, फिर घबराहट होने लगती है। तो उस घबराहट का एक उपाय है, जब भी आपको किसी टेढ़ी मेढ़ी संख्या से, क्योंकि 21 में 20% बढ़ाएंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव से लगता है बच्चों को डर। अगर आप चाहते हैं कि दशमलव ना आए तो करेंगे क्या, संख्याओं के आगे बिना किसी से पूछे अपने तरफ से 2-2 लड्डू चिपका देंगे। 2-2 लड्डू यहाँ दे दिए और 2-2 लड्डू दे दिए, तो इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, अभी भी वही बचेगा। ठीक है, यहाँ से बढ़ाना आसान होगा। 2100 का 20% निकालेंगे तो 2100 का 20% होता है दोस्त 21 दूनी 42, 420, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 2520। ये थोड़ा सा फास्ट निकाल लेना चाहिए। 2120 का 20% होता है 420। अब निकाल के देख सकते हैं 2100 का 20%, डबल जीरो कैंसिल, 21 दूनी 42, 420, तो 420 अगर बढ़ जाएगा तो 2520 हो जाएगा। अब ऐसे ही निकालेंगे तो 22 दिया 66 हो जाएगा, 22 दिया 66, 2200 का अगर 30% अगर हम निकालेंगे तो 630 हो जाएगा, तो 630 अगर जोड़ देंगे तो 2830 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कटने का नाम नहीं लेंगे, शायद विकल्प के अंदर यही कुछ दिया है, आपके विकल्प के अंदर भी यही दिया है, ये नहीं दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, 8 निकाला। कह रहा है कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का नया अनुपात क्या है, 20% और महिलाओं की संख्या 30%, 22 तिया 66, 22 तिया 66 हो जाएगा, यानी 2860 होगा ना, गलती हुई यहाँ पे। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 126। देखिए 2 से काट रहे हैं, दोबारा से 2 से काटेंगे तो 126 और 2 कर 2 तो 6, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी दुविधा वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये औसत का सवाल है। 5 संख्याएं हैं, 12, 24, 12, 24, आगे कह रहा है 35, 27, 17। ठीक है, एक साइड के रूप में दिया गया है। कह रहा है प्रत्येक में 3 जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले इन 5 संख्याओं का औसत तो निकाल लें एक बार, फिर गुणा और जोड़ करते रहेंगे। चलिए, औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्याओं को जोड़िए, 12, 24, 36, 36, 35, 71, 71, 27, 98 और 98 और 17 हो जाएगा 115। तो औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्याएं। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से अगर डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल गया औसत। अब जो पूछा है बता सकते हैं क्या कहा है आगे एक सवाल के अंदर। आगे बोला कि प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर 3 जोड़ देंगे, अगर 23 में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और उसके आगे बोला कि 4 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत। अब सुनिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी हम डायरेक्टली जोड़ रहे थे और वहां पे रुक गए, वजह कुछ थी। देखिएगा, अगर किसी औसत के प्रश्न के अंदर अगर बोला कि इतना जोड़ दिया गया प्रत्येक संख्या में, तो प्रत्येक संख्या में जो जुड़ेगा या प्रत्येक संख्या में जो घटेगा, प्रत्येक संख्या में जो गुणा होगा, प्रत्येक संख्या में जो भाग होगा, उसका असर आपके पूरे औसत पे पड़ता है, पूरे एवरेज में पड़ता है। ये एवरेज का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर जब भी बोलेगा प्रत्येक संख्या में इतना कर दिया गया, तो प्रत्येक संख्या के अंदर जो परिवर्तन होगा ना, वो डायरेक्टली उसका असर एवरेज पे होगा। तो अगर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका असर डायरेक्टली एवरेज पे होने वाला है। और अगर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा कर दिया जाए तो उसका भी असर पूरे एवरेज पे होने वाला है।
तो 23 3 26 और 26 चौके कितना हो जाएगा दोस्त? 104 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है। b और 4b का औसत कह रहा है 10 है और आपसे पूछा है कि तो b का मान क्या है। तो चलिए संख्या है दो, एक है b और एक है 4b और इन्हीं का औसत जो है आपको दिया है 10। अभी हमने कहा कि औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो b प्लस 4b बटे 2 बराबर कितना दिया है? 10। वैसे दिया है ना जी। b का मान आपसे पूछा है तो 5b/2 बराबर 10, दो दहा में 20 हो जाएगा। 5b बराबर 20, तो v की वैल्यू फाइनली हम बता सकते हैं 5 चौके 20, 4 इस सवाल का राइट जवाब होगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। बहुत आसान सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कह रहा है एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर 6625 गया। फिर आगे कह रहा है कि इसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर गया और फिर कह रहा है कि अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी। ठीक है जी, औसत गति। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे ऑप्शन। आप कहेंगे सर ऑप्शन लिखने की क्या आवश्यकता है? तो दोस्त परीक्षा के अंदर जब आप मैथ्स के प्रश्न हल कर रहे हो तो ऑप्शन का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं। चलिए औसत गति आपसे पूछा है। देखिए अब औसत गति का मतलब होता है, औसत गति का मतलब क्या होता है? औसत शब्द जुड़ते ही सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ औसत गति है तो औसत गति का मतलब होता है, गति का मतलब होता है चाल, और चाल के अंदर हम लोग सूत्र पढ़ते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ चूंकि एवरेज स्पीड है इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहली बार दूरी अगर हम बात करें तो 6625 और यहाँ 824, तो इसको जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकल जाएगी। और कुल समय आपको दिया है एक जगह 2 घंटे 40 मिनट, सॉरी 2 घंटे 20 मिनट, फिर आगे 40 मिनट। ठीक है जी, तो चलिए निकाल लेते हैं क्या करना है। औसत गति का हमें बताया सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पे हम निकाल देंगे और कुल समय की बात करें 2 घंटे 20 मिनट और 40 मिनट जोड़ देंगे तो टोटल 3 घंटे का टाइम आ जाएगा। ऊपर किलोमीटर है और नीचे आपका घंटा है ना? तो आपकी चाल आप बिल्कुल निकल जाएगी कि एवरेज स्पीड क्या है। तो 6625 में अगर 824 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा दोस्त? भाई 66 और 8 होता है 7400 और 25 से 24 49, तो 7449 बटे में 3। ठीक है, ये 66 और 8 कितना होगा? 74 और 25 से 24 49, 3 से फाइनली डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6 बच जाएगा 1, 3 चौके 12 बच जाएगा 2, 3 बटे 24, 3 3 के 9, 2483। हम कह रहे हैं इसको हल करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 66 और 8 जोड़ते तो 74 हो जाता और 3 से 74 मांग लाएंगे तो 24 से कुछ ज्यादा उत्तर आएगा। 24 से कुछ ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये तीनों विकल्प जो है वो नहीं हो सकते हैं, ये विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। एक एक सेकंड एग्जाम में जो महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी तरीकों की भी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे क्या कर रहा है? ये भी सवाल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहना है कि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके दौरान तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी? 8 की बजाय देखिएगा चाल यहाँ पे दिया है, चाल यहाँ पे क्या दिया है? कह रहा है 8 की बजाय 12 से जाता है तो वह जो है 54 किलोमीटर अधिक चल लेता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 54 किलोमीटर अधिक, और अधिक अधिक के लिए प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी। सुनिएगा, पहले 8 के हिसाब से गया, अब 12 के हिसाब से कर जाए। पहले 8 की स्पीड से जा रहा है, अगर वो 12 की स्पीड से जाए तो 54 किलोमीटर अधिक चलता है, तो दूरी बराबर है कि नहीं? क्योंकि सवाल के अंदर ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि एक बार 120 किलोमीटर गया तो दूसरी बार 560 किलोमीटर गया, ऐसा तो कुछ कहीं नहीं। कह रहा है 8 किलोमीटर के हिसाब से गया, उसी दूरी को कह रहा है अगर 12 की स्पीड से जाए तो वो 54 किलोमीटर अधिक तय कर लेगा, है ना? प्रश्न के अंदर यही बोला है कि भाई यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। तो वास्तविक दूरी कितनी? तो चाल आपको दिया है ये 8 और 12 का। अगर चाल इतना है और दूरी समान है तो चाल और समय के बीच का संबंध क्या होता है दोस्त? उल्टा। उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। तो एक चीज हम तो ये कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली इसको ना निकाल करके डायरेक्टली ही एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आप डायरेक्टली ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उससे आपको बहुत और आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, हाँ
एक फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी बराबर में D। अगर आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर लें तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर 8 की बजाय अगर 12 से जाएगा तो कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है, और सवाल का उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम विकल्प भी लिख देते हैं थोड़ा सा, 54 किलोमीटर, 64 किलोमीटर और 84 है, और उसके बाद से 108 है, ठीक है, 108 है, ठीक है। चलिए, तो एक चीज सुनिएगा आप, बहुत आसानी से समझने वाली बात है। अगर इन सारी चीजों को हम छोड़ दें, क्योंकि आप स्पीड की अगर बात करेंगे तो आपके अंदर ये आएगा भाई गुरुजी वो दूरी ही तो हमसे पूछा है और टाइम का गैप दिया नहीं है भाई। एक जगह 8 की स्पीड से गया, एक जगह 12 की स्पीड से गया, तो वो 54 किलोमीटर कितना चला गया, अधिक चला गया ना। तो इसके लिए आप डायरेक्टली ना तो विकल्प से ही रख लीजिए, विकल्प से रख लीजिए क्या करना है। अगर आप 108 की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो 8 से 108 कितने बार में कट जाएगा दोस्त। अगर मान लेते हैं वो दूरी 108 किलोमीटर की हो, अगर 108 किलोमीटर की दूरी हो, 8 से अगर भाग लगाएंगे तो 8 से कितना बार में कट जाएगा, 8 का 8 बच जाएगा 2, और 8 से फाइनली हमको लग रहा है कट नहीं पाएगा, नहीं 2 और 8 28 हो जाते हैं। तो इस सवाल के अंदर कुछ हमको सस्पेंशन लग रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है ना। कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। तो समय समान है, चल और दूरी बटा समय, चल और दूरी का संबंध समान हो जाएगा। अरे भाई तो बहुत आसान है। तो 8 और 12 का हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, और क्या पूछा है 54 किलोमीटर अधिक, तो एक का मान हो जाएगा 54। अब आपसे क्या पूछा है, वास्तविक दूरी कितनी थी, तो वास्तविक दूरी 108, ठीक है। देखिएगा एक चीज हम बता रहे हैं आपको, जब भी दूरी समान हो, समय समान है, क्योंकि 8 के बजाय वो 12 की स्पीड से गया तो वो 54 किलोमीटर अधिक चल गया। तो सबसे पहली बात कि चाल अलग अलग थी और दूरी में भी डिफरेंस आ गया। चाल बराबर दूरी बटा समय के अंदर 3 चीजें होती है, चाल, दूरी और समय। तो चाल अलग अलग है, चाल बदल गया, उसके बाद से दूरी बदल गई। अब कौन नहीं बदला, समय नहीं बदला। तो जो नहीं बदलेगा वहीं से रेशियो का कॉन्सेप्ट काम करता है। सूत्र के अंदर है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जो नहीं बदलेगा ना, यानी जो चीजें कांस्टेंट होंगी, उसी हिसाब से सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं। कैसे, ये चाल बदल चुका है क्योंकि एक जगह 8 है, एक जगह 12 है, दूरी भी बदल चुकी है, कर रहा है 54 किलोमीटर अधिक है। अब समय नहीं बदला है, यानी समय समान है, समय समान। अगर समय समान है तो चाल और दूरी के बीच का संबंध क्या होगा, समानुपाती क्या होगा। अगर चाल का रेशियो 8:12 है, चाल का रेशियो 8:12 है, तो दूरी का भी रेशियो 8:12 होगा। स्क्वायर सिंपल कर दिया तो 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया। यानी पहले जो दूरी 2 यूनिट थी, अब वो दूरी बढ़ के कितनी हो गई, 3। तो 2 से अगर 3 हुआ तो 1 यूनिट दूरी में बढ़ी है, जो 54 किलोमीटर के बराबर है। पहले की दूरी कितनी थी, तो 54 दूना 108 सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बताने बताने में, तो उसको आप माफ करेंगे, दिमाग ही है, कोई चीज कभी कभी दिमाग से उतर जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिखाई दे रहा है, अगला आखिरी सवाल है ये आपका, सॉरी आखिरी सवाल है, इसके बाद एक सवाल है। तो ये सवाल आपका सर्किल का है, मेंसुरेशन जिसको आप कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। परावृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या कितना हो जाएगा, सुनिएगा। तो व्यास दुगुना किया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, व्यास और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा लंबाई जब ना, लंबाई अगर x गुना होगी तो क्षेत्रफल हमेशा x² गुना होगा। तो लंबाई कितनी गुना हुई है, 2 गुना हुई है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना। इसको आप एक ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे, क्योंकि व्यास एक तरीके की लंबाई होती है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन होगी कैसे हम पहचानेंगे सर कि ये लंबाई है, तो भाई जिसका भी मात्रक मीटर होगा वो लंबाई को दर्शाएगा, ठीक है। व्यास को हम लोग मीटर स्क्वायर नहीं पढ़ते, मीटर पढ़ते हैं। त्रिज्या को भी हम लोग मीटर पढ़ते हैं, मीटर स्क्वायर नहीं पढ़ते। अगर मान लीजिए त्रिज्या भी कहता है कि त्रिज्या 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो त्रिज्या भी क्या है, एक लंबाई है, इसका भी मात्रक मीटर लगता है या सेंटीमीटर लगता है, स्क्वायर नहीं लिखता है ना उसके आगे। तो इसलिए हमने कहा कि लंबाई अगर x गुना होगी तो क्षेत्रफल x² होगा, लंबाई अगर 2 गुना होगी तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना। सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है और ये आखिरी सवाल है आपका इस सेशन का, और डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या कर रहा है। कह रहे हैं कि वस्तु के अंकित मूल्य में 10% और 20% की छूट दी जाती है, जिसका मूल्य 7200, विक्रय मूल्य 7200 है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य नहीं पता है दोस्त, क्या मान लेंगे? x। और कितने कितने परसेंट की छूट दी गई? पहली बार छूट दी गई 10% की, दूसरी बार छूट दी गई 20% की। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 10 जाएगा 90, फिर 20% की छूट दी गई तो 80, तो बराबर हो जाएगा 7200। आपसे पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। 10 10 कैंसिल, 00 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 8 72, 72 होगा, 9 8 72 होगा ना। इस 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा तो 100 बचेगा। x बराबर हम फाइनली कह सकते हैं 100 × 100 बराबर यानी 10,000। यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य है वो 10,000 रुपया होगा। ये ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से आज का ये सेशन बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, और दोस्त अगर पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतने बच्चे देख रहे हैं इस चैनल को, तो भाई निश्चित रूप से हमको इन लोगों के लिए प्रयास करना चाहिए, इन लड़कों के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश के भविष्य है। ईमानदार अगर सिपाही बने तो हमारा राज्य, हमारा देश सब कुछ बदल सकता है, और उसी के लिए, ईमानदारी के लिए मेहनत की जा रही है। तो अगर हम ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा बस ईमानदारी पूर्वक इतना सपोर्ट करिए कि आप अपने दोस्तों से, आप खुद सब्सक्राइब करके अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पर इस चैनल के लिंक को शेयर करें। बाकी अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर भेट देवरिया सर्च करिए, और वहां से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।